हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारे विषय है वह विषय यह होगा कि हमारे भारत में, और चूँकि हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन कल कर चुके थे और उस प्रायद्वीपीय भारत का हमने क्या कर लिया था, वर्गीकरण भी कर लिया था। प्रायद्वीपीय भारत को हम पढ़ने के लिए उसको पहले दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा होगा दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और मेघालय का पठार, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें करना है। और उसी का पहला हिस्सा जो हमारे पास होगा आज का विषय होगा वो होगा अरावली पहाड़ी। ठीक है, यह आज का हमारा विषय होगा। और यह विषय क्या है? अरावली पहाड़ी, चाहे अरावली पहाड़ियाँ कर लीजिए। अरावली पहाड़ियाँ। अब इन अरावली पहाड़ियों की यदि हम चर्चा करेंगे तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और एक चीज़ और देख लेंगे, यह जो अरावली पहाड़ियाँ हैं इसको विश्व की प्राचीनतम बलित श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है? विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे, पृथ्वी पर जब पर्वतों का निर्माण हुआ था तो उस समय 3-4 पर्वत पाए गए, और उन 3-4 पर्वतों में ये भी एक पर्वत था। जैसे देख लेते हैं, जैसे अमेरिका में हम चलते हैं तो अमेरिका और कनाडा वाले क्षेत्र में अपलेशियन पर्वत पाया जाता है, जो अनाच्छादन या डेनोडेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बिल्कुल समतल के रूप में हो चुका है। दूसरे की यदि हम बात करते हैं, लेकिन वो पठार के रूप में है। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्वे में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम क्या है? जोलन पर्वत। यह भी क्या हो चुका है? लगभग वैसी स्थिति है, लेकिन वहाँ पे बर्फ ज़्यादा पाया जाता है, बर्फीला क्षेत्र है। उसके बाद तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो वह भारत में पाया जाता है, और इस भारत में पाई जाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? अरावली पहाड़ी। अब इन अरावली पहाड़ियों की यदि हम बात करते हैं तो ये अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है पालमपुर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली अपना उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में, जहाँ पे हमारे देश की राजधानी, ठीक है, उस दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। लगभग कितना? 800 किलोमीटर की लंबाई में, चूँकि सतत या खंडित रूप में है। कहीं कहीं यह पहाड़ी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, कहीं कहीं पे पाई जाती है, लंबी लंबी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है, जो विश्व की क्या है? प्राचीनतम बलित पर्वत है। आज जो वर्तमान में हिमालय की स्थिति है, पहले इसकी भी वही स्थिति थी, बिल्कुल हरा भरा था, बर्फ से ढका हुआ था। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ तैंतीस भूषण नदी में गिरती थी, जहाँ पे आज हिमालय का जन्म हो चुका है। तो इस अरावली पर्वत का हमें अध्ययन करना है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कहाँ पे समाप्त हो रही है, इसकी उप श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, ये कितने राज्यों में पाया जा रहा है, तो इसको देखते हैं। पालमपुर से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से? गुजरात से। राजस्थान जा रही है, राजस्थान के बाद कहाँ जा रही है? हरियाणा जा रही है, हरियाणा से कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है। और दिल्ली तक लगभग कितने किलोमीटर में है? लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और जब 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है तो यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो माउंट आबू पे स्थित है। कौन सा? गुरु शिखर, जो माउंट आबू पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और अरावली पर्वत की यह सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और एक चीज़ और देखेंगे, माउंट आबू पर एक प्रमुख मंदिर है, वो कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। वो भी कहाँ पे है? माउंट आबू पे, गुरु शिखर के आसपास है। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अच्छा, ये माउंट आबू है कहाँ पे? तो माउंट आबू या गुरु शिखर की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का एक जिला है सीहोर जिला। राजस्थान का एकदम बिल्कुल गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक जिला है जिसका नाम है सीहोर या सिरोह जिला है। उस सिरोह जिला में यह क्या पाया जाता है? आपका माउंट आबू पाया जाता है, या गुरु शिखर पाया जाता है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद यह जो है उत्तर पूर्व दिशा में चलते हुए दिल्ली तक आ गई, और जब दिल्ली तक आई है तो दिल्ली में इसको किस नाम से जाना गया है? दिल्ली में इसे रायसीना पहाड़ी कहते हैं। किस नाम से? रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछ देता है कि जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो राष्ट्रपति भवन है, अर्थात भारत के जो प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष, या यदि महिला राष्ट्रपति होती है तो प्रथम महिला, ठीक है, तो उनका जो
राष्ट्रपति भवन है वह किस पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। और वह किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, इस अरावली पर्वत श्रेणी में कुछ और भी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी के इस हिस्से में देखते हैं, पश्चिम में चलेंगे तो मारवाड़ का पहाड़ी, ठीक है, मारवाड़ पहाड़ियाँ। और पूर्व में चलते हैं तो मेवाड़ पहाड़ियाँ। और इसी मेवाड़ पहाड़ से संबंध किसका है? कौन है? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो राणा प्रताप, सॉरी पृथ्वीराज चौहान नहीं, राणा प्रताप होंगे। राणा प्रताप का इससे संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हमें पढ़ने का काम करना है। तो सबसे पहले हम, अच्छा एक चीज़ और भी है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंस यह है कि इस अरावली पर्वत के पश्चिम में यदि जाते हैं तो टोटल मरुस्थल पाया जाएगा, और पूर्व में जाएंगे तो मरुस्थल का आंशिक रूप से पाया जाना, ठीक है, लेकिन फिर भी खेती योग्य भूमि पाई जाती है। जिसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से, वो अरावली पर्वत से पूर्व वर्षा करती हैं, पश्चिम में वर्षा ही नहीं होता, वृष्टि छाया पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और चट्टानें जो है असंगठित होकर के क्या हो गई? रेत का रूप धारण कर ली, जिसको मरुस्थल कहते हैं। और यह जो मरुस्थल है इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। और यह थार का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? भारत और पाकिस्तान दो देशों में, भारत और पाकिस्तान दो देशों में यह मरुस्थल पाया जाता है। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी यही है। इससे ज़्यादा जनघनत्व किसी और मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। और किस प्रकार का मरुस्थल है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, और जब थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हम लिखने का काम कर रहे हैं। कौन सी पहाड़ी है हमारी? इस पहाड़ी को नाम क्या देते हैं? अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। और इस अरावली पहाड़ी की यदि हम विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या है? एक विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत है, ठीक है, बलित पर्वत। पहली विशेषता होगी विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी विशेषता यह हो जाएगी, यह गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। लगभग क्या? 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कहाँ से? गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह पाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो कितने राज्यों में यह, तो यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो यह आपके गुजरात, ठीक है। उसके बाद कौन सा? राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली राज्यों में क्या है? विस्तृत है। दिल्ली राज्यों में क्या है? विस्तृत है। 4 राज्यों में यह पाया जाता है। कौन कौन सा? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। लंबाई होगी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली विशेषता होगी सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करेंगे तो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या होगा? माउंट आबू का गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर होगा, माउंट आबू का गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई देखेंगे 1722 मीटर, जो क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अरावली पर्वत की। अच्छा, यह है किस जिले में? यह किस जिले में है? तो सिरोह जिला। कौन सा है? सिरोह जिला। कहाँ पे है भैया? यह राजस्थान में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, जब देखेंगे तो यहाँ पे पाया जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू पर ही स्थित है, उसका नाम क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। तो इस जैन मंदिर की भी बात हम करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे इस हिस्से में थोड़ा सा हम लिखेंगे माउंट आबू पर दिलवाड़ा
दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है या पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई जो है कितनी है यहाँ पे, 1722 मीटर, 1722 मीटर। ठीक है, यह है कहाँ पे, इसकी यदि हम बात कर ले रहे हैं तो यह आपका राजस्थान में किस जिले में है, तो जिले का नाम क्या है, सिरोह जिला में स्थित है। ठीक है, सिरोह जिला में स्थित है। अच्छा, यह पर्वत कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो इसके प्रारंभ बिंदु को देखते हैं तो यह कहाँ पे है, गुजरात का पालमपुर। क्या है, गुजरात का पालमपुर से प्रारंभ होकर के कहाँ तक, दिल्ली तक। ठीक है, कहाँ तक है, दिल्ली तक पाया जाता है। ठीक है, गुजरात के पालमपुर से लेकर के कहाँ तक विस्तृत है, दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर लंबाई लिखी गई है। यहाँ पे देखिए लंबाई लिखी गई है, कितनी किलोमीटर है, लंबाई 800 किलोमीटर है। यह विश्व का क्या है, प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, यह गुजरात के राजस्थान से प्रारंभ होकर हरियाणा, दिल्ली होते हुए कहाँ तक, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक चली गई है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अच्छा, देखेंगे अरावली पर्वत के पश्चिमी हिस्से में स्थित पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, मारवाड़ पहाड़ी। और पूर्वी हिस्से में स्थित पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, पूर्वी हिस्से में स्थित पहाड़ी को मेवाड़ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, इस अरावली का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस अरावली का भारत की जलवायु पे प्रभाव जो पड़ता है, तो देखेंगे भारत में 2 शाखाओं से वर्षा होती है। एक बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं, तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो इधर आती हैं और आकर के अरावली से टकराती हैं। चूँकि यहाँ स्थल में काफ़ी अंदर तक प्रवेश करके आती हैं, दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है और ये वायु गर्म हो जाती है, इसलिए ये वर्षा कम करती हैं। तो जैसे जैसे हम बंगाल की खाड़ी से इधर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जब वर्षा की मात्रा कम होती जाती है तो इसलिए क्या होती है, यहाँ पे रेत का या मरुस्थल का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है। लेकिन जैसे इस हिस्से में जाते हैं तो यह हिस्सा क्या हो जाता है, यह हिस्से की यदि हम बात करेंगे तो यह मिल जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वृष्टि छाया प्रदेश है तो यह किस रूप में बदल गया है, यहाँ पे मरुस्थल का विकास हुआ है। इस हिस्से में क्या हुआ है, मरुस्थल का विकास हुआ है, मरुस्थल का विकास हुआ है। और यह जो मरुस्थल पाया जाता है इसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल की विशेषता क्या है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक है, आप देखेंगे इससे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है, सहारा का मरुस्थल। और यह जो सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 8.something लाख करोड़ का 8.something लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.2 लाख। ठीक है, मतलब 32,87,000। ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल से भी वो लगभग 3 गुना बड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी जनसंख्या हमारे सहारा के मरुस्थल से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। लेकिन इसके मरुस्थल होने का एक जलवायु शाखा का प्रभाव तो हमने देख लिया। दूसरी जो जलवायु की शाखा उत्पन्न होती है वह अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं, और अरब सागर से जो उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं वह ऐसे चलती हैं। और जब ऐसे चलती है उत्तर पूर्व दिशा को चलती है, और जब उत्तर पूर्व दिशा को चलती हैं तो अरावली पर्वत के समानांतर वे चलने लगती हैं। उनके मार्ग में अवरोध नहीं पड़ता है, इसलिए वे संघनित नहीं होती हैं। और जब संघनित नहीं होती हैं तो वर्षा नहीं कर पाती हैं। जब वर्षा नहीं करती हैं तो किसी स्थान पे, चूंकि मरुस्थल किसका परिणाम है, तो मरुस्थल परिणाम है कम वर्षण तथा अधिक वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अधिक और वर्षण की मात्रा कम। वर्षण क्या होता है, जब जल ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्थाओं में धरातल पे आता है तो उसको हम वर्षण के नाम से जानते हैं। वर्षण की मात्रा कम या वर्षा की मात्रा कम और तापमान की मात्रा अधिक, इसलिए चट्टानें असंगठित होती हैं और असंगठित होकर के क्या होती हैं,
छोटे छोटे रेत के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मरुस्थल के रूप में बदल गया। तो जैसे यह अरब सागर की शाखा चलती है तो इसको बीच में कोई अवरोध नहीं मिल रहा है, और जब बीच में कोई अवरोध नहीं मिल रहा है तो इस मरुस्थल से होकर के चलती हैं, और जब इस मरुस्थल से होकर के चलती हैं तो यहाँ पे उष्णता या तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण इस भाग में जो समुद्र से ये नमी लेकर के चलती हैं तो इन भाग में आने वाली मानसूनी हवाओं की आर्द्रता क्या हो जाती है, सूख जाती है या अवशोषित कर ली जाती है, और ये जैसे हिमालय के आसपास पहुंचती हैं तब तक यह शुष्क हो गई होती हैं और परिणाम स्वरूप इस हिस्से में वर्षा नहीं करती हैं। और जब इस हिस्से में वर्षा नहीं करती है तो इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं, और यहीं पे थार के मरुस्थल का विकास हो गया। तो दोस्तों यह जो है आपके थार के मरुस्थल का विकास हो गया। एक बार रिवीजन हम देख लेते हैं। रिवीजन में हमें क्या देखना है, अरावली पर्वत श्रेणी, और अरावली पर्वत श्रेणी को देख रहे हैं तो यह कहाँ से स्टार्ट हो रही है, गुजरात से। गुजरात के किस स्थान से, पालमपुर से। कहाँ तक है, दिल्ली तक। दिल्ली तक कितने किलोमीटर में विस्तृत है, लगभग 800 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, तो यह क्या है, विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत है। इसके साथ और पाए गए पर्वत कौन कौन से हैं, एक अपलेशियन है और एक जोलन है। अपलेशियन कहाँ पे, यूएसए कनाडा वाले हिस्से में, और जोलन कहाँ पे, नॉर्वे में। ठीक है, यह गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में 4 राज्यों में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू का गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, साथ ही साथ अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अरावली पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत रह चुका है। अवशिष्ट का मतलब होता है अनाच्छादन क्रियाओं के द्वारा उसकी ऊंचाई में कमी आ रही है, वो टूट फूट के कारण नीचे छोटा होता जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से को किस नाम से जानते हैं, मारवाड़ पहाड़ी, और पूर्वी हिस्से को किस नाम से जानते हैं, मेवाड़ पहाड़ी के नाम से। और एक चीज देखेंगे, दिल्ली में इसको किस नाम से जानते हैं, रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और जब रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं तो क्वेश्चन बनता है, इसी पहाड़ी पर लिखेंगे रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, यह विशेष रूप से याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।